Hello friends, welcome to my YouTube channel Nursing Learners. Today I am going to explain about pyloric stenosis. So, what is pyloric stenosis? So, pyloric stenosis, pylorus means lower portion of the stomach, that is pylorus, and stenosis means obstruction. इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो हमारा स्टमक है उसका लोअर पोर्शन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है। इसका कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम इन इन्फेंसी, इन्फेंसी का एज ग्रुप कितना होता है 28 डेज टू 1 ईयर। तो ये कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम किस में है? इन्फेंसी में, इन्फेंट में। यूजुअली फाउंड इन फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड, किसमें जनरली किसमें पाया जाता है? जो पहला बच्चा जन्म लेता है, मेल। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव ओवर ग्रोथ और enlargement of circular muscle fiber of the pylorus causing partial or total obstruction of the stomach outlet due to narrowing of the lumen। क्या बोल रहा है कि ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस ओवर ग्रोथ है। सर्कुलर मसल फाइबर, जो हमारा स्टमक है उसमें स्टमक वॉल 3 मसल फाइबर से मिलके बने होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसको वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर से मिलके बने होते हैं। मिडिल लेयर होता है वो सर्कुलर मसल फाइबर से मिलके बने होते हैं, एंड जो इनर लेयर होता है वो ऑब्लिक मसल फाइबर से मिलके बने होते हैं। तो हमारा स्टमक वाल का जो मिडिल पोर्शन है, मिडल लेयर है, जो सर्कुलर मसल फाइबर से बन के मिलके बना होता है, उसका क्या होता है? इनलार्जमेंट हो जाता है। और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो स्टमक का जो ल्यूमेन पार्ट है वो नैरो हो जाता है। तो ओवरऑल क्या हम देख रहे हैं कि हमारा स्टमक का जो पाइलोरस पार्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। क्यों? क्योंकि उसका जो सर्कुलर मसल फाइबर था वो क्या है? इनलार्ज हो गया है। अदर डेफिनेशन हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ द पाइलोरस। हमारा जो सर्कुलर मसल फाइबर है पाइलोरस में उसका हाइपरट्रॉफी हो जाता है और हाइपरप्लेसिया हो जाता है। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है? ओवर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गन टिश्यू फ्रॉम द इंक्रीज इन साइज ऑफ इट्स सेल्स। मीन्स अगर कोई भी ऑर्गन या टिश्यू अपने साइज में इंक्रीज कर लेता है, मतलब उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो उसको हम लोग हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। एंड हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू काउज्ड बाय इंक्रीज इन द रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ इट्स सेल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर रिप्रोडक्टिव रेट में इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि सेल का नंबर बढ़ेगा। तो हाइपरप्लेसिया में क्या होता है कि सेल का नंबर में इंक्रीज होता है। यही कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपरट्रॉफी का मीन्स क्या होता है एंड हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या होता है। ये मैंने बनाया है फिगर स्टमक का। अपर पार्ट इज ओसोफेगस एंड द दिस इज द फंडस पार्ट, मिडिल पार्ट इज बॉडी एंड लोअर पोर्शन इज पाइलोरस, एंड पाइलोरस इज कंटिन्यू विथ ड्यूडेनम। दिस इज द पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। Now we will see the etiology of pyloric stenosis. Then exact cause is not yet fully understand. जो हमारा एग्जैक्ट काउज है पाइलोरिक स्टेनोसिस का वो अभी तक पता नहीं लगाया गया है, लेकिन सम रिस्क फैक्टर्स आर, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। देखते हैं अब हम लोग क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। फर्स्ट रिस्क फैक्टर है मैटरनल स्ट्रेस इन लास्ट ट्राइमेस्टर। लास्ट ट्राइमेस्टर मीन्स क्या हुआ? लास्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 6 मंथ टू 9 मंथ। मदर प्रेगनेंसी का 6 मंथ टू 9 मंथ का जो स्टेज है उसमें अगर मैटरनल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण पाइलोरिक स्टेनोसिस होने का चांसेस रहता है। सेकेंड वन, डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर मदर में नाइट्रिक एसिड का डिफिशियंसी है जिसके वजह से पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, तो हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है वो कौन कौन से में पाए जाते हैं? बीट्स में पाए जाते हैं, साइट्रस फ्रूट में, खट्टे फ्रूट्स में, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। और थर्ड वन इज इमेच्योर पाइलोरिक गैंग्लियन सेल। अगर पाइलोरस पार्ट का जो गैंग्लियन सेल है वो इमेच्योर रहेगा, मैच्योर नहीं रहेगा, तो क्या होगा? हमारा गैंग्लियन सेल का काम क्या है कि वो कंस्ट्रिक्ट करता है एंड डायलेट करता है किसको? पाइलोरस रीजन को, जिसके वजह से क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स है जो नीचे की तरफ आता है। Now we will see about the pathophysiology of pyloric stenosis.
ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण क्या होता है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ द सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ द पाइलोरस, जिसके कारण क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, हाइपरप्लेसिया हो जाएगा, तो नैरो हो जाएगा पाइलोरस, देन पार्शियली या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से स्टमक कंटेंट कैनॉट फ्लो इजली थ्रू कंस्ट्रिक्टेड पाइलोरस। तो कंस्ट्रिक्टेड पाइलोरस से क्या होगा, स्टमक कंटेंट है जो इजली पास नहीं होगा। उसके बाद एन अटेम्प्ट टू पुश डाउन विगोरस पेरिस्टालसिस, तो एक अटेम्प्ट लेगा कि नीचे पुश डाउन करने के लिए, जो विगोरस, विगोरस मीन्स क्या होता है, जोरदार, जोरदार। पेरिस्टालसिस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन डैट मूव फूड थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो हमारा फूड पार्टिकल है वो नीचे की तरफ मूव करता है, जिसके वजह से क्या होगा, विगोरस पेरिस्टालसिस के वजह से परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगा और वॉमिटिंग कंटिन्यू रहेगा, जिसके वजह से इन्फेंट डेवलप्स डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जिसके वजह से क्या होगा, इन्फेंट है जो डेवलप करेगा डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट होगा। नाउ वी विल सी अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन मीन्स क्या है, ब्रिंगिंग ऑफ स्वैलोड फूड अप अगेन टू माउथ, मीन्स जो बच्चा स्वैलो कर जाएगा फूड का, वो वापस उसके माउथ में आने लगेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग में क्या होता है, वॉमिटस इज फोर्सफुली प्रोजेक्टेड टू ए डिस्टेंस। वॉमिटस क्या होगा, फोर्सफुली एक डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट होगा। अकर विद इन 30 मिनट ऑफ फीड, जब बच्चा को फीड करवाएंगे उसके 30 मिनट के अंदर ही क्या होगा, वो वॉमिटिंग कर देगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे बच्चा वॉमिटिंग करेगा तो वॉमिटिंग यहाँ नहीं गिर के सीधा एक एक दूर एक डिस्टेंस पे जाके प्रोजेक्ट होगा वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़े हैं ना फिजिक्स में, लाइक दिस ओनली। उसके बाद क्या होगा, नॉन बिलियस वॉमिटिंग। नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगा बच्चे को, मीन्स वॉमिट हैज़ नॉट कलर ऑफ बाइल, वॉमिट में बाइल का कलर नहीं रहेगा। एंड कलर ऑफ वॉमिटस कैसा रहेगा, कॉफ़ी ग्राउंड कलर का। देन अदर साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, अदर साइन एंड सिम्टम्स हम लोग देखेंगे। चाइल्ड प्रेजेंट्स कांस्टेंट हंगर, चाइल्ड भूखा रहेगा क्योंकि वो बार बार वॉमिटिंग कर दे रहा है, वॉमिटिंग करने की वजह से डिहाइड्रेटेड रहेगा, डिहाइड्रेटेड रहेगा बच्चा, कुछ है नहीं उसके शरीर में, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा। उसके वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ वेट होगा, क्योंकि लॉस ऑफ वेट क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चा है जो उसका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है उसके शरीर में, जिसकी वजह से माल नरिश्ड रहेगा बच्चा। एंड डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ स्टूल एंड यूरिन, स्टूल एंड यूरिन का क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके पेट में कोई भी फूड कंटेंट है जो नहीं रह। Now we will see about the diagnosis. So what are the diagnosis of pyloric stenosis? फर्स्ट हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग हम किससे करेंगे, मदर से हम लोग पूछेंगे कि एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग, बच्चा कितनी बार वॉमिटिंग कर रहा है, बच्चा कितने दिनों से वॉमिटिंग कर रहा है, किस टाइप का वॉमिटिंग कर रहा है बच्चा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कर रहा है कि नहीं। और क्या पूछेंगे, बच्चा का क्या है, कॉन्स्टिपेशन, माल न्यूट्रिशन, ये सब का हिस्ट्री लेंगे, बच्चा का लॉस ऑफ वेट हो, ये सब मदर से हम लोग पूछेंगे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा, ऑलिव मीन्स ग्रेप्स शेप का एक मास मिलेगा, पाल्पेबल रहेगा, कहाँ पे, इपीगैस्ट्रियम एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। सो इपीगैस्ट्रियक एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन कहाँ पे है, अगर हम अपने एब्डोमिनल कैविटी को 9 क्वाड्रेंट में या रीजन्स में डिवाइड करते हैं, तो हमारा मिडिल में यहाँ पे इपीगैस्ट्रियम आता है, एंड इधर राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, दिस इज द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। इस अम्बिलिकल, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, एंड बिलो क्या होता है, हाइपोगैस्ट्रिक होता है। ये जस्ट मैंने बता दिया है आप लोग को समझने के लिए। एंड ये 9 क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं ये भी मैंने बताया है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देन थर्ड वन क्या करेंगे, बैरियम मिल एक्सरे करेंगे। बैरियम मिल एक्सरे स्टडी में क्या करेंगे, बैरियम सल्फेट जो वाइट पाउडर होता है इज ए रेडियो ओपिक सॉल्ट coats the lining of GI tract, allowing accurate X-ray imaging of the GI system, which easily detect abnormalities like tumor, obstruction, ulcer and masses। क्या होता है इसमें ना, कि हम बैरियम एक वाइट पाउडर होता है जो कि पानी में घोल के हम बच्चे को पिला देते हैं, जिसके कारण वो GI सिस्टम को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को वो लाइन कर देता है, जिसके तरह से ईजिली विजिबल होता है। कोई भी अगर ट्यूमर है या ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई भी अल्सर है या मासेस है तो वो ईजिली विजिबल होता है। और नाउ उसके बाद क्या करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या करेंगे, रिवेल्स पाइलोरिक मसल्स थिकनेस। इसमें हम लोग पाइलोरिक मसल का थिकनेस देखेंगे, अगर थिकनेस उसका
4 mm से अधिक है एंड पाइलोडिक चैनल का लेंथ ग्रेटर देन 15 mm है, तो हम क्या समझेंगे कि बच्चे को ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, स्टेनोसिस हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे। ब्लड एग्जामिनेशन क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चा बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, बच्चा माल नरिश्ड हो सकता है, उसका हेमोग्लोबिन परसेंटेज कम हो सकता है, बच्चा का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, इसीलिए हम लोग सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का भी टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन। अगर बच्चे को सर्जरी के लिए भेजा जा रहा है तो उससे पहले हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे। क्या देखेंगे इसमें, यूरिन एग्जामिनेशन में देखेंगे कि एल्बुमिन प्रेजेंट है यूरिन में कि नहीं, प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं, यही सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट देखेंगे। तो मैनेजमेंट में क्या है कि देयर इज़ नो मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन, सर्जरी इज़ ओनली चॉइस। इस कंडीशन के लिए कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, ओनली एक क्या ऑप्शन है, सर्जरी एक ऑप्शन है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, रैमस्टिड पाइलोरोमायोटोमी इज डन एट द एज ऑफ 4 to 5 वीक। 4 to 5 वीक में क्या करते हैं, पाइलोरोमायोटोमी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि हम पाइलोरिक स्टेनोसिस के लिए कौन सा सर्जरी का नाम क्या है, कौन सा सर्जरी का हम लोग करते हैं सर्जन लोग। तो क्या है, रैमस्टिड पाइलोरोमायोटोमी। उसके बाद इसमें क्या होता है कि ए लैप्रोस्कोप इज इंसर्टेड थ्रू अ स्मॉल इंसिजन नियर द बेबीज नेवल। सर्जन कट्स ओनली थ्रू द आउटसाइड लेयर ऑफ द thickened pylorus muscle and allow inner lining to bulge out। क्या करता है इसमें कि सर्जन है जो आउटसाइड वाला लेयर को, जो ओवर ग्रोथ है उसको कट कर देता है, अंदर वाला मसल्स को क्या करता है कि इनर मसल को रहने देता है ताकि वो बल्ज आउट हो जब फूड पार्टिकल्स पास हो वहाँ से। तो अब हम लोग देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ दो तरह से है, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर बच्चा सर्जरी के ऑपरेशन के लिए जा रहा है तो उससे पहले क्या क्या मैनेज करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशनल इंटेक बाय ब्रेस्ट फीडिंग इफ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। हम मदर को बोलेंगे कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मना किया है डॉक्टर तो ब्रेस्ट फीडिंग आप बच्चे को करवाइए ताकि उसका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। नेक्स्ट क्या करेंगे, रिलीफ ऑफ पेरेंटल एंजाइटी। अब फैमिली में देखिए नया नया बच्चा हुआ है और बच्चे को इस तरह का प्रॉब्लम है तो क्या होगा, जो मदर हैं, फादर हैं, उनके घर वाले हैं, वो बहुत ही परेशान रहेंगे। तो सबसे पहले एक नर्स का क्या काम है कि उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें पेरेंट्स को। नेक्स्ट क्या है, नसोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन टू रिड्यूस वॉमिटिंग। अगर बच्चे को वॉमिटिंग हो रहा है, ज़्यादा स्टमक में कंटेंट है तो क्या करेंगे, हम लोग एस्पिरेशन कर देंगे और स्टमक कंटेंट को बाहर निकाल देंगे। देन क्या है, ड्यूरिंग फीडिंग बेबी शुड बी प्लेस्ड इन अपराइट पोजीशन। मदर को हम लोग सिखाएंगे कि फीड करवाने के बाद बेबी को अपराइट पोजीशन में प्लेस करें। देन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अगर बच्चा का एडमिशन हुआ है हॉस्पिटल में तो एक नर्सेस का काम है कि वो एसेप्टिक टेक्निक यूज करे और हॉस्पिटल का इन्फेक्शन से होने से बच्चे को बचाए। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइन, हाइड्रेशन स्टेटस, बॉडी वेट, वॉमिटिंग, स्टूल एंड यूरिन आउटपुट। एक नर्सेस का क्या काम है कि वो वाइटल साइन रिकॉर्ड करे, बच्चे का हाइड्रेशन और स्टेटस देखे, उसका बॉडी वेट मेजर करें डेली, वॉमिटिंग कितनी बार हो रहा है वो चेक करेंगे, स्टूल पास कर रहा है बच्चा नहीं कर रहा है वो, यूरिन इनटेक एंड आउटपुट को मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या देखेंगे हम लोग, स्पेशल अटेंशन ऑन ओरल फीडिंग आफ्टर 8 to 12 आवर्स ऑफ सर्जरी। सर्जरी के 8 से 12 घंटे के बाद ओरल फीडिंग पे ध्यान देंगे। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीड विथ EBM। EBM का मतलब क्या है, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। जो मदर को बोलेंगे अपना ब्रेस्ट मिल्क को बाहर निकाल करके और स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट अमाउंट में बच्चे को देंगे। देन उसके बाद क्या है, इनिशियली फीडिंग कैन बी स्टार्टेड 1 or 2 टीस्पून ऑफ क्लियर 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन गिवन एवरी 2 आवर्स फॉर अबाउट 8 आवर आफ्टर चाइल्ड कम्स आउट ऑफ द एनेस्थेसिया। जब तक बच्चा एनेस्थेसिया से बाहर नहीं आ जाता है उसके पहले तक हम क्या करेंगे, 8 घंटे तक 2-2 टेबल स्पून बच्चे को क्या पिलाएंगे, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन पिलाएंगे। कितने अंतराल में, 2 आवर्स के अंतराल में। उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर फीडिंग बेबी इज प्लेस्ड विथ एलिवेटेड द हेड फॉर 45 to 60 मिनट। फीडिंग करवाने के बाद बच्चे को एलिवेटेड हेड कितने देर तक रखना है, 45 to 60 मिनट तक। उसके बाद क्या है, रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो प्रोवाइड करते हैं जनरली वो प्रोवाइड करेंगे। सो रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या क्या आता है, बार्थ प्रोवाइड करेंगे बच्चा को। कैसे प्रोवाइड करेंगे, वार्मथ, बच्चे को ढक के रखेंगे और बच्चे को रेडिएंट वार्मर में प्लेस कर सकते हैं। उसका फीडिंग पे ध्यान देंगे, उसका वुंड केयर करेंगे, सर्जरी हुआ है तो सर्जिकल ड्रेसिंग करेंगे।
मेडिकेशन देंगे बच्चे को, जैसे डॉक्टर एडवाइस किए हैं उसके हिसाब से। हाइजीन मेंटेन करेंगे बच्चे का, स्पंज बाथ, बेबी बाथ दे के आई केयर करेंगे बच्चे का, उसका डायपर चेंज करेंगे, यानी बच्चे का हाइजीन मेंटेन करेंगे। इमोशनल सपोर्ट देंगे पेरेंट्स को। अब हम लोग देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस क्या-क्या कर सकते हैं पायलोरिक स्टेनोसिस के लिए। फर्स्ट है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू रिटेन फूड इन स्टमक। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो जाएगा बच्चे का। क्यों होगा? क्योंकि जितना उसके बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि फूड है जो स्टमक में रिटेन ही नहीं कर रहा है, रह नहीं पा रहा है, बार-बार बच्चा वॉमिटिंग कर दे रहा है। सेकंड क्या करेंगे? डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग। बच्चा का बार-बार वॉमिटिंग हो रहा है, तो हम दूसरा क्या नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हैं? डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। थर्ड वन इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू एनपीओ, नील पर ओरल स्टेटस। बच्चे को सर्जरी होने से पहले नील पर ओरल रखेंगे, जिसके कारण क्या होगा? उसका ओरल म्यूकस है जो इम्पेयर्ड हो जाएगा। फोर्थ वन रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू फ्लूइड एंड न्यूट्रिशनल डिफिशिएंट। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड रहेगा, क्यों? क्योंकि उसका फ्लूइड और न्यूट्रिशनल डिफिशिट है बच्चे को। फिफ्थ वन इज इम्पेयर्ड फैमिली कोपिंग रिलेटेड टू सर्जरी एंड सीरियसनेस ऑफ इलनेस। फैमिली कोपिंग इम्पेयर्ड रहेगा बिकॉज बच्चा न्यू बॉर्न हुआ है फैमिली में और उसका सर्जरी होने वाला है और इतना सीरियस है बच्चा, इसीलिए फैमिली कोपिंग इम्पेयर्ड रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा।